मेरे इंजीनियरिंग में बहुत सेटिंग रखना। और बच्चे कितने हैं सर, आप ये बताइए, ये ज्वाइनिंग कितने की है? बोल अच्छी। तो अपने बारे में जानना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा। वैसे तो मैंने आपके साथ में जिज्ञासा कोचिंग संस्थान वृंदावन में पढ़ाना स्टार्ट किया था, और उसके बाद ही मेरे भविष्य की शुरुआत हुई है। क्योंकि उस समय जब हम आपके साथ पढ़ा रहे थे, तो अपनी जो हमने तैयारी की, और उस तैयारी का जो महत्व है, देखो वो आपके साथ ही ज्यादा रहा हमारा, क्योंकि उसी तैयारी से हमारा सिलेक्शन हुआ। हेलो। हाँ सर, बिल्कुल बोलते रहिए सर। तो आपकी जो तैयारी थी, आपके जो सजेशन थे, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद, जिससे हमें सफलता मिली है, और उसी सफलता के बल पर हम आगे बढ़ पाए हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी आज के समय में जितने भी विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान जरूरी है। जैसे कि समय का अनुशासन का, अगर हम ये नहीं देते तो देखो, उस तरीके से तैयारी नहीं करते हैं, तो आप समझिए कि सिलेक्शन में बड़ी समस्या आती है। इसके लिए क्या है, हमें डेडिकेट पूरी तरह से होना पड़ेगा। तैयारी के लिए टाइम टेबल भी मेंटेन करना पड़ेगा, का विश्वास करना। क्योंकि जो विश्वास है, और जो लोग शिक्षा देते हैं, तो उनको अनुभव होता है। तो अनुभव के आधार पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि आपको अनुभव था, तो आपने हमें जो सजेशन दिए, आप दिल्ली से पढ़ के आए, और उसके बाद में आपने हमारा सहयोग भी किया। साथ में आपके सजेशन के आधार पर हमने भी तैयारी की, हमारा सिलेक्शन हो पाया। सर ये बच्चे जो हमारे साथ हैं अधिकतर यूपीएससी और जो हैं अन्य जो परीक्षा होती है सीईटी वगैरह उसकी तैयारी करते हैं। तो अच्छा। अभी हम इन बच्चों से कुछ, आपका जो सब्जेक्ट रहा था जब आप हमारे यहाँ पढ़ाया करते थे तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाया करते थे, उन सब चीज़ों पर भी विचार करेंगे, एक बार उनसे बात करेंगे। दूसरा, आपने जो है यूपी यूपी पीसीएस की परीक्षा पास की, एक बहुत बड़े स्तर की परीक्षा है, पीसीएस लेवल की परीक्षा पास करके आप जूनियर इंजीनियर बने। तो एक बार उस पर भी बात करेंगे कि वहाँ कैसे आपने क्वेश्चंस को सोल्व किया था और कैसे इनको पढ़ना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों से लेते हैं और बच्चे आपसे बात करेंगे, अब बच्चों से जी पूछवाते हैं कुछ क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। आप बच्चों, बेटा आप पूछ सकते हैं सर से, क्वेश्चन पुट आउट कीजिए। हाँ बेटा, मुझे कह रहा हूँ नहीं, कोई दिक्कत ना है, ना हो तो जिम्मेदारी मत। मतलब क्या है कि मैं का दिल्ली था तो सामान खरीदा। ओ, हाँ जी भाई, कोई, हाँ बेटा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछो जल्दी से, फिर उसके बाद सेशन शुरू करेंगे। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर वो जी ये बताइए। पूछना चाह रहे थे सर कि जैसे हम एग्जाम हॉल में जाते हैं सर, तो उस टाइम पे अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करना है सर, क्योंकि वो दिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर हमारे लिए। तो जब हम हम्म। जी बताओ। मतलब जब हम अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए सर मतलब तैयार होते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम को हमें मतलब किस तरीके से हमें अपने आप को मैनेज करना है। देखो, जब एग्जाम हॉल में अगर आप पहुंच जाओ, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहले ये सोच के चलिए कि हमें पूरा पेपर सोल्व करना है। उसमें ये चिंता की, घबराने की जरूरत नहीं रहती है कि मुझ पे पेपर में ये नहीं आता, वो नहीं आता। बहुत सारी समस्या पहले से आदमी सोच लेता है। जो भी व्यक्ति सोचता है, एक्स्ट्रा जितना सोच लेता है, उसमें क्या होता है कि जितना जानता है वो भी भूल जाता है। तो एग्जाम हॉल में पहुंचने पर इतना हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब जो भी पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं।
कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें हम पर कम आता है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जानते हैं हमें उनको तुरंत ही सोल्व करना चाहिए और इतना अच्छी तरह से करना चाहिए कि उसमें एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनकी जानकारी कम है, तो उनका विचार बाद में है। जैसे होता क्या है कि मान लो किस लेवल पे एग्जाम दे रही हैं, यूपीएससी का देना है सर। यूपीएससी का देना है, तो यूपीएससी में प्री या मेंस? सर प्री देना है अभी। अच्छा, तो देखो प्री में तो क्या होता है, हम आपको बताएं जो फर्स्ट पेपर होता है, तो फर्स्ट पेपर में आपका टोटल जीएस होता है और जीएस में जो भी क्वेश्चंस हैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो कुछ इनडायरेक्ट में होते हैं। तो जो इनडायरेक्ट के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, उनमें से क्या होता है कि डायरेक्ट वाले क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट सीधे सीधे करते जाएं, उनमें कोई समस्या नहीं इसलिए नहीं आती है क्योंकि सीधा सीधा हमें आंसर पता है। लेकिन जहां पर अगर हमें कोई समस्या लग रही है तो उसके लिए थोड़ा विचार की जरूरत होती है, और यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें तुकबाजी कहीं चलती भी नहीं। बस केवल होता क्या है कि कुछ ऐसा होता है कि मान लो आपको ये पता चल जाए कि 3 ऑप्शन हमारे ये हैं और चौथा अपने आप ही, जैसे क्या होता क्या है, हमें ये पता चल जाए कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहे, तो चौथा होगा। तो उस समय ये नहीं है कि इसका आंसर हमें पता नहीं, आपको ये 3 पता है कि 3 बिल्कुल ऑलरेडी गलत है, तो इसका मतलब चौथा सही है। दूसरा, टाइम मैनेज हमें करना ही पड़ता है उसमें। अच्छा, अगर आपको सी सेट में कहीं समस्या आती है तो वो आप बताओ। सर मेरा पीसीएस में सर इस बार पीसेट से ही रुका था सर, यूपी पीसीएस का। अच्छा, सी सेट, तो देखो सी सेट के लिए होता क्या है कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं होते हैं। समस्या अगर हम टाइम देते हैं ज्यादा नहीं, आप 1-1.5 घंटा आप टाइम दीजिए और पूरी तरह से कोई समस्या ऐसी नहीं आएगी। बस ये है कि उसमें बेसिक आता है, और समस्या मैंने देखा है कि ज्यादातर अगर कोई सी सेट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जिसको आप डायरेक्ट बिना बेसिक के करोगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो रीजनिंग के तो हमें प्रैक्टिस से ही होंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और उसके बाद हमें इतनी समस्या नहीं आती है उसमें। लेकिन मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा हार्ड भी नहीं आते कभी भी पीसीएस में। तो हाँ, तो कभी भी हार्ड नहीं आए उसके लिए क्या है, हमें नॉर्मल जो बुक हैं, सबसे पहले तो हमें बेसिक में जो बुक है, मान लो 9th 10th की या 7 8 6 7 8 और 9th 10th, ये तो आप एक बार देखो टीचर मिल जाए कोई हेल्प के लिए ठीक है, नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर सारी एनसीईआरटी है अवेलेबल है, वो भी सॉल्व है, तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा, और भी कहीं समस्या है तो जो आपके गुरुजी हैं वो आपको हेल्प करेंगे, कहीं भी समस्या होती है। तो मैथ तो आप ऐसे तैयार कर लो, और उसके वो क्वेश्चन जरूर तैयार कर लो जो हमें सोल्व करने ही करने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा के क्वेश्चन है, जिनको ना तो कोई दूसरा स्टूडेंट करता है ना आपको करने की फायदा है उसमें, क्योंकि अगर आप भी उस पर टाइम वेस्ट करते हो तो टाइम खराब हो जाता है उस समय। तो टाइम को मैनेज करने के लिए जरूरी जरूरी क्वेश्चन, और बाकी भी सब्जेक्ट में मान लो जैसे हिंदी रहे हो तो उसमें क्वेश्चन है वो तो सोल्व हो जाते ही अगर आपने पढ़ी है तो। और अगर आपने बिल्कुल हिंदी नहीं पढ़ी है तो समस्या आएगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ही मिला के सी सेट में जो जो सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया आपका, तो इसे तैयार कर, इसमें से जो भी आएगा हम सोल्व कर देंगे। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो उसको ये तो पता चल जाता है कि ये चैप्टर मुझ पर अच्छा आता है, लेकिन उस समय क्या सोचता है कि वो पूरे मैं 100 करके आऊंगा। मान लो सी सेट में लाने उसको 33 क्वेश्चन सोल्व करके, वो सोचता है कि मैं पूरे करूंगा, और जब पूरे करने के चक्कर में पूरे चैप्टर पढ़ेगा तो उस समय समस्या होगी, ना तो वो पूरे कर पाएगा ना पूरा कोर्स कर पाएगा। उसका सी सेट में जितनी जरूरत है उसका ज्यादा ज्यादा दुगना ठीक ठाक तैयार कर लीजिए। मान लो 33 की जरूरत है तो 50 55 60 तक की तैयारी आप अच्छी कर लो। जरूरी नहीं है आप 100 की तैयारी करो उसमें। चैप्टर जो आपको ज्यादा हार्ड लगते हैं उनको नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं वो बार बार आते हैं ही और इनमें टाइम भी नहीं लगता है। कोई भी एग्जाम हो, अभी तक यही समस्या आ रही है लोगों की, टाइम मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम कोई भी हो तो उसका एक रूटीन सीधा सीधा सा ये रहता है कि आप एग्जाम देने जाओ तो कभी तो ये मत सोचिए कि हम पर इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप पे नहीं, दुनिया का कोई भी एग्जाम देने वाला हो उस पर भी क्वेश्चन नहीं आते। आप एक क्वेश्चन को लेके बैठ गए और उस पर आपके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा
कंफ्यूजन पैदा हो गया तो उस समय पेपर में 2 क्वेश्चन और आप भूल जाओ जो आते हैं। उसके लिए क्या कीजिए, देखो वैसे ये जो पेपर आते हैं आपके सीधे सीधे आते हैं, ऑफलाइन आते हैं। तो ऑफलाइन में क्या होता है, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हम सोल्व कर देंगे, कम टाइम में कर देंगे तो करिए, और ज्यादा टाइम लगेगा तो आप उसको आगे के लिए विचार करके रखिए जब एक्स्ट्रा टाइम बचे। सबसे पहले मान लो 100 क्वेश्चन आए हैं आपके, एक क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सीधे टिक करने हैं तुम्हें। मान लो आपने अगर 40 क्वेश्चन टिक कर दिए सीधे, तो 40 क्वेश्चन टिक करने के बाद में बाकी के 60 क्वेश्चन बचे हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पे ज्यादा जोर नहीं करना, उनको क्रॉस लगा के छोड़ दीजिए। फिर उसमें से बाकी के क्वेश्चन ये ढूंढिए कि हाँ जल्दी से जल्दी कौन से हो सकते हैं, उनको भी आप सोल्व करिए। मुझे लग रहा है कि मान लो 100 क्वेश्चन है और आपके पास में 2 घंटे हैं, तो 100 क्वेश्चन में से अगर एक बार पेपर पढ़ोगे तो 15 मिनट, और 15 मिनट में मुझे लग रहा है आप 40 क्वेश्चन डायरेक्ट कर भी दोगे, क्योंकि सीधे सीधे टिक करने उसमें आपने कुछ नहीं किया। और 60 मिनट में से मात्र 15 मिनट गई हैं आपकी, 45 अभी शेष हैं। 5 यूपीएससी मिनट में में आप पूरा कर सकते हो। यूपीएससी में बच्चे पूछ रहे हैं सिलेबस क्या है सीसेट का, मैथमेटिक्स का। यूपीएससी में देखो पीसीएस से थोड़ा सा अलग होता है, मैथमेटिक्स का यूपीएससी सिलेबस पूछ रहा हाँ मैथमेटिक्स का, और क्वेश्चन थोड़े से बढ़ के होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि हाँ आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा अंतर है बस। और उसका अंतर यही है कि केवल आपको बेसिक ठीक ठाक पढ़ना है, क्योंकि उसमें यूपीएससी में जब सोल्व करोगे तो वो नहीं है कि आपने कोई फॉर्मूला लगाया है, मान लो शॉर्टकट में नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या है, आपको वही 80 क्वेश्चन में से और केवल पास होने लायक क्वेश्चन लाने होते हैं। तो उसके लिए वो प्रयास मत कीजिए जैसे एसएससी में करते हैं, बोले मेरे अगर 100 में से अगर 2 नंबर कम रह गए तो समस्या हो जाएगी। उसमें जो भी क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर है, उनको ठीक ठाक वो चैप्टर तैयार कीजिए जिनकी आपने पहले कर लो कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है पहले छूटे नहीं, तो पहले वो तैयारी आप प्रॉपर देख लीजिए कि हमारी कितनी तैयारी उसमें से है। मान लो अगर आपको पता है कि हमने बेसिक के पहले 10 चैप्टर पढ़ रखे हैं और पूरे मान लो आपके 50 चैप्टर हैं, तो 10 तो आपने पढ़ रखे हैं, तो 10 में से ये देखिए कि कितने नंबर का इसमें आ जाता है। उसके बाद में कोई वहां तक पहुंच जाओ कि मान लो अगर आपको 80 में से 50 क्वेश्चन आने लगे जाए, 50, 45, 40, उस टाइप की प्रैक्टिस कीजिए। ये कभी मत सोचिए कि सी सेट में हमें पूरे 80 लाने, अगर इस तरीके का है तो समस्या पैदा होगी। तो इसके लिए तो मैं आपको यही बताऊंगा कि सबसे पहले ये अपने आप को कभी भी कमजोर मत मानो, क्योंकि कमजोर कभी कोई होता नहीं है, ना कमजोर कोई पैदा हुआ है, सब यहीं आके सीखे। तो जब यहीं आके सीखे तो दिमाग में ये लेके आओ हम क्यों नहीं सीख सकते। अच्छा, एक आदमी अगर 80 क्वेश्चन है और उसमें से 60 सोल्व कर रहा है या 65 सोल्व कर रहा है, इसका मतलब ये है वो पहले से ही उन क्वेश्चनों को पढ़ता आ रहा है और उसने अभी भी ठीक ठाक तैयार की है। लेकिन हमें मान लो 2 महीने में उतना तैयार नहीं कर सकते, 60 नहीं है तो 60 या 65 नहीं है तो इतना तो हमारा है कि मान लो उसमें से 45 क्वेश्चन तो हम सोल्व कर सकते हैं। सतीश सर, उसके अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो सीधा, अपन जब पढ़ाते थे तो दोनों जब पढ़ाते थे तो अधिकतर बच्चे राकेश यादव को प्रिफर करते थे, जो बुक होती थी मैथमेटिक्स की। और हम इनसे कहते थे कि अगर आपका बेसिक सही नहीं है तो पहले आप बेसिक्स पे जाओ, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स पे जाना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा सा इन्हें बताइए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए। देखो इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, दूसरे किसी भी मामले में कमेंट तो करना ठीक नहीं रहता है। राकेश यादव बहुत बड़े टीचर है, मैं ये भी मानता हूँ, नहीं, बुक क्योंकि का बोल रहा हूँ उन्होंने मैं आपसे, अगर बुक सजेशन का बोल अगर रहा हूँ, बच्चों की बुक इस सजेशन तरीके कौन का सी। कुछ बनाया है तो चलो अच्छी बात है। उससे हमारे जो एग्जाम है यूपीएससी और यूपीपीएससी, वो राकेश यादव जो पढ़ाते हैं उस हिसाब से न तो उसमें कोई बच्चा पास हो सकता है और ना उनके लायक क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन है और ये जो सी सेट के क्वेश्चन है इनमें बहुत अंतर होता है। जो क्वेश्चन या आईएएस में आते हैं सी सेट के, उसमें से 2-4 क्वेश्चन का तो कह नहीं सकता कि वो तुरंत हो जाएंगे, लेकिन बाकी के क्वेश्चन 1.5 मिनट 1 मिनट का टाइम आपका लेंगे। और उसके लिए हमें वो क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे हैं कि जिन लोगों का बेसिक ठीक है, क्योंकि बेसिक के लिए सोचना पड़ता है और यूपीएससी केवल डायरेक्ट ऐसे बच्चों को कभी सेलेक्ट नहीं करता जो केवल एक फॉर्मूला टाइप से दिमाग में फिट कर लें और सीधा सीधा उनको सेलेक्ट कर ले। बच्चे यूपीएससी उन बच्चों को सेलेक्ट करता है जिनके पास में दिमाग की आवश्यक दिमाग है। बच्चे पूछ रहे यानी हैं कि क्या उन्होंने मैथमेटिक्स में एपी जीपी एचपी के क्वेश्चन आते हैं? सी सेट में आते हैं बिल्कुल, जहां तक हमें पता है। यूपीएससी के सी सेट में तो आते हैं।
एपी जीपी के क्वेश्चन? क्वेश्चन तो खैर मिले जुले ही हैं लगभग, पीसीएस में और आईएएस में खैर ज्यादा अंतर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि क्वेश्चन बड़ा हो जाता है और उसको पढ़ के और उसको समझ के सोल्व किया जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ सर कि जैसे अधिकतर आर्ट्स ग्रुप के हैं इसमें बच्चे जो हैं, अधिकतर आर्ट्स ग्रुप के हैं, या फिर जो ऐसे हैं जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा, तो उनके लिए क्या करना चाहिए उन्हें, मतलब शुरुआत में कैसे शुरू करना चाहिए मैथमेटिक्स? देखो आर्ट ग्रुप के हों या साइंस के हों, उनमें कोई अंतर वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आर्ट वाले ने नहीं पढ़ा है मान लेते हैं, लेकिन साइंस वाला मुझे नहीं है मैथ के बाद, लेकिन अगर वो मैथ वाला है और उसको ये पता है कि हम पे अभी शुरुआत में उसे ये पता हो कि मुझ पे तो अभी जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न ये ही नहीं आता है, तो वो ये सोच के बैठ गया अपने घर पे कि मुझ पे तो यही नहीं आता, तो मैं सेट कर ही नहीं पाऊँ। देखो आपको भी पता होगा कि संस्कृत वाले भी बच्चे आए थे वो उसमें, तो उसकी तैयारी करना चाह रहे थे, तो उन बच्चों को क्या लगा कि हम कुछ नहीं कर पाए, मैंने उन बच्चों को रोका था, और जो बच्चे मैंने रोके थे तो संस्कृत में क्या है, उनको मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न से लेके आगे बढ़ाया, और जब उनको मैंने आगे बढ़ाया फिर उनको वहीं बैठा के मैंने पास में बिठाया, पास में बिठा के 2 घंटा एक्स्ट्रा भी दिए, देने के बाद में 6, 7, 8 ये वही बैठ के उन पर सोल्व करवाए, तो वही बच्चे सोल्व करने लगे, सोल्व करने के बाद भी वो उसी टाइप से काम करने लगे जो साइंस वाले। 19-20 तो अंतर हो जाता है क्या कि जो मान लो कोई व्यक्ति, एक तो व्यक्ति ऐसा है कि मान लो 8 साल पढ़ के आया और एक ने 3 महीना या 4 महीना तैयारी की है, लेकिन ऐसा नहीं है, और बड़े होने पर थोड़ा अगर व्यक्ति दिमाग से काम लेता है तो जल्दी बच्चे की जैसे बच्चा सीखता है तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है शुरू में, लेकिन अगर हम इस अवस्था में हैं तो समझने में हमारा थोड़ा तो ध्यान इसलिए लगा रहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं या बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस लेवल पे हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि एक बार में ही कोई चीज़ समझ में आनी चाहिए, बार बार ना उसके लिए उलझना पड़े। तो मैं यही चाहता हूँ कि बेसिक की तैयारी आप करें चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, आपको ये पता चल जाए कि फिफ्थ का मैथ तक नहीं कर पा रहे हैं तो फिफ्थ का मैथ बैठ के करिए आप। देखो इसके लिए उपाय बहुत है, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं आप, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो अच्छा बेटा, अवेलेबल है सॉल्यूशन। सतीश सर से और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं किसी मैथमेटिक्स रीजनिंग की बुक के बारे में भी बताएंगे सर अभी खुलकर? पहले कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जब आप मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ते हो, कोई भी समस्या आपको आती हो, तो एक बार सर से इंटरेक्शन करिए आप लोग। कोई क्वेश्चन पुट आउट करना चाहता हो? कोई भी ऐसा बच्चा जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हो? दीपक भी अपने सर जो मैथ के अंदर आते हैं वो 10th लेवल तक के ही आते हैं? हाँ देखो जनरली जो लेवल है वो 10th ही है, इससे आगे आपको बढ़ने की कहीं आवश्यकता भी नहीं। मतलब जो मोस्टली होते हैं वो प्रॉफिट लॉस वाले, डिस्टेंस वाले, वही वाले? वो तो 8th पे ही है, आप 10th में तो उनका मतलब ही नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस 10th पे पहुंच जाए, वो तो आपका ये समझो 7वीं क्लास तक का ही है, 7वीं और 8वीं लास्ट। सर एनसीईआरटी 10th तक की बहुत होती है ना? नहीं देखो 10th में और 9th में तो वो अलग हो जाता है बिल्कुल, 9th 10th में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो समझो आपके टेक्निकल टाइप से बढ़ते जाते हैं, वो तो इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए बेस होता है, आपके लिए बेस तो केवल 8वीं तक का ही है, उससे ज्यादा बेस है ही नहीं। 9th और 10th तो इंजीनियर जिसको बनना है उसके लिए बेस बनता है वो, लेकिन अगर आप 9th 10th भी थोड़ा देख लेते हो उसके साथ में तो ज्यादा बढ़िया रहता है। आरती 10th तक का ही मेन सिलेबस माना जाता है इसमें यूपीएससी में, जो हाँ। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सर टॉपिक्स 10th 9th का सिलेबस तो बहुत ही तो 7 और 8 और 6 ये 3 हैं, उनको भी साथ में लेके चले आप 9th 10th के बेटा, साथ। स्तर तो 10th 9th लेवल 10th तक का होता इसलिए है। तो देखो मुझे ये बताओ, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे और 9th और 10th की थ्योरम्स भी आ जाएगी आपके, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कोई लेवल भी थोड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको 10th से ऊपर जाए। टॉपिक सभी इंक्लूड रहते हैं इसमें। टॉपिक इंक्लूड रहते हैं लेकिन इतना नहीं है, स्टैंडर्ड जो होता है, होता क्या है कि मान लो प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है, आपने 6, 7, 8 में जैसे देखा होगा कि 6 में प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन होंगे,
मान लो आपको सीपी और एसपी ये सारी चीजें निकालना बता दिया, उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज बता दिया। 7th में पहुंचोगे तो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, 8th में जब पहुंच जाओगे तो प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन है वो उस टाइप से आ जाएंगे कि उसने इतना खेत खरीदा, उसका 2/5 भाग उसको बेचा, इतना अपने बेटे को दिया, इसमें ये किया, तो इस टाइप से होंगे। और बाद में ये बताया जाएगा कि कितना सीमा को प्रॉफिट हुआ, कितना गीता को हुआ, उसके पापा को, उस गीता के पापा से कितने परसेंट मिला। मान लो एक को 80% मिला है, एक को 40% मिला है, उसमें पूछने लग जाएगा कि गीता का पिता के सापेक्ष में कितना परसेंट है। ये बात थोड़ी बढ़ जाती है, अगर इस बात का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो समस्या होगी, क्योंकि यही अंतर होता है, ज्यादा अंतर होता नहीं है। मान लो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट लॉस तो वही है, बस होता क्या है, हमें विचार में प्रकट करना है कि मान लो अगर प्रॉफिट निकालना है तो उसका बेस क्या है, मान लो किसके आधार पर प्रॉफिट लेना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एसपी के बेस पर प्रॉफिट बताइए आप, और आप सीपी के बेस पर निकालते आ रहे हो, तो क्वेश्चन अगर आपको एसपी के बेस पर पूछ रहा है तो आपको एसपी के बेस पर बताना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन बेटा पूछो बेटा, ये बहुत ही और बड़ा अनुभव है इनके पास, इन्होंने और बहुत एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए हैं और बहुत बड़ी परीक्षा यूपी पीसीएस की परीक्षा जेई को इन्होंने क्रैक किया था जब यूपी पीसीएस से जेई निकला था। और सर ने मैथमेटिक्स रीजनिंग में गांव गांव में और शहर शहर में बहुत बच्चों को पढ़ाया है सर ने, कम से कम मैथमेटिक्स रीजनिंग में। जिस बच्चे का बेसिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था, सतीश सर को सौंप दिया करते थे, सतीश सर आप संभालो इस बच्चे को। और कई बच्चे जो आज सिलेक्टेड वृंदावन में, वो देन है सतीश सर की। सतीश सर ने बहुत रिजल्ट दिया और बाद में खुद का रिजल्ट इनको मिला। सबसे बड़ी बात हमारे लिए खुशी की बात थी कि सतीश सर ने एक बहुत बड़ा रिजल्ट खुद का भी दिया। मेन बात तो ये होती है, देखो किसी ने कहा है ना कि अगर इकट्ठा कुछ करना है तो आपको जगह जगह से ढूंढना पड़ेगा, तिनका तिनका इकट्ठा करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सारी शिक्षा मेरे पास हो या रोहित सर के पास हो, अवेलेबल सब जगह से होती है। शिक्षा को इकट्ठा करना पड़ता है, हमें एक जगह कहीं भी नहीं मिलेगी, ना किसी एक वेबसाइट पे मिलेगी, ना किसी एक कोर्स में मिलेगी। होता क्या है, हम अगर कहीं भी सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, शिक्षा पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। कहीं भी कमी है, मान लो हो सकता है कि कोई चीज मैं समझा रहा हूँ तो मेरी समझ में ना आए, रोहित सर समझा रहे हैं तो ना आए। कभी कभी हमारी फैमिली से ही माता पिता ही समझा देते हैं वो छोटी छोटी चीजें, सर लोग वाले पापा क्वेश्चन ही तो आते ही नहीं से है, बात करने लग गए। लोग वाले क्वेश्चंस तो तो कहीं आते ही नहीं है, लोगोरिथम वाले। कुल कुल मिला के ये है कि हमें उसके लिए डेडिकेट बहुत जरूरी है। ये डरना नहीं है। कभी कभी क्लास में मैंने देखा था कि जब मैं पढ़ाता था तो बहुत समझ में आ गया जी सर, अब मुझे पता चल जाता था कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका बेस भी मुझे पता है कितना है। उसके बाद में उनको कोई शर्म महसूस ना हो उसके लिए मैं अलग से बिठाया करता था उनको, आधा घंटा 1 घंटा, कभी कभी 2-2 घंटे मुझे अलग हो जाया करते थे। मुझे पता था कि इनकी कमी, और वो बच्चे कमजोरी आ गए जिसमें सब चल रहे थे, तो जब उसी लाइन पे आ गए तो वो भी उसी टाइप से पढ़ने लगे। और दिन में क्या, जो दिन में केवल कुछ बच्चे ऐसे थे कि जैसे ही वहां आए पढ़ के और पढ़ के सीधे गए, पता चला वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्लास में समझ नहीं आया, केवल सिर हिलाया उन्होंने जाके। लेकिन जब उनको बेस बताया गया और उन्हें टाइम बताया गया कि केवल 2 महीने मेरे साथ मेहनत कर लो, तो उन्होंने 2 महीना वो दिए। उसके बाद उनका बेस सही हुआ। बेस सही होने के बाद में जो RS अग्रवाल जैसी किताबें हैं, जो मैं मानता हूं कि अगर किसी PCS किसी को फाइट करना है तो मैं तो RS अग्रवाल का ही बहुत है, उससे ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। तो आपसे अगर हम अनुरोध करें कि हमें जो है, एनडीए में तो आते हैं, बिल्कुल एनडीए का कोर्स अलग है बेटा, यूपीएससी का एनडीए एग्जाम का कोर्स अलग है। अंतर है, थोड़ा अंतर, एनडीए में ज्यादा कोर्स अलग है नहीं बेटा। सिविल से, यहाँ सिविल सर्विस की बात हो रही है, यूपी पीसीएस, और वो एनडीए में अलग है। सीडीएस सीएपीएफ का सेम है, सीडीएस सीएपीएफ में ऐसी गणित आती है जैसी यूपीएससी में आती है सिविल सर सर्विस में। एज क्या है एनडीए की? एनडीए की एज बेटा शायद 19। सतीश सर कितना एज है एनडीए की? देखो हम बताएं, NDA की ये तो 18 पे एंड कर देते हैं वो करने को तो। 19.5 साल है, हाँ सही बात है, 19.5 साल लास्ट। 19.5 वालों का पहले तो फल नहीं लौटता था खैर। अच्छा 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 अच्छा, 19.5 साल है। 2 बार मतलब देख लेना, एक बार एलिजिबिलिटी में भेज दूंगा बेटा सबको, व्हाट्सएप में एक बार चेक करके व्हाट्सएप पे आपको कर दूंगा सब। अच्छा, 19 लास्ट मानी आप, इससे ज्यादा नहीं। और कोई बेटा कोई प्रश्न पूछना चाहता है सर मैथ रीजनिंग में? हाँ स्मृति पूछो बेटा।
जी हैंड रेज किया है बेटा, आपने पूछो कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ कोई क्वेश्चन है किसी का और मैथ रीजनिंग को लेके? सर अगर हम आपसे क्लास में मांगे तो आप किसको बेटा? रीजनिंग। रीजनिंग के लिए बताइए सतीश सर कुछ। रीजनिंग के लिए देखो, ये बताओ, अगर बेसिक आपको करना है तो वो बताई जाए, या आपको बहुत ज्यादा अगर डेप्थ में जानना है? बेसिक बेसिक, अभी बच्चे बेसिक के ही है बेसिक बी। इसलिए नहीं है सर। तो बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। देखो होता क्या है, बेसिक अगर हमें क्लियर करना होता है तो उसके लिए क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसके लिए हमें डर न लगे। होता क्या है, किसी को ये पता चल जाए ना, अरे सर ये किताब तो बहुत मोटी है, इसको कब तक सोल्व करेंगे, तो ये भी दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि किसी मतलब की नहीं होती हैं। उसके लिए मान लो आप जनरली, ज्यादातर जो बच्चे थे मैंने उनको देखा, केवल और केवल आर्यंत की जो बुक है, बहुत छोटी बुक है, अगर एक बार हम उसको सोल्व करें उसके बाद दोबारा कर लें और तीसरी बार और कर लें तो भगवान की कृपा आप पे पूरी हो जाएगी उसी से। क्योंकि बुक तो बहुत ज्यादा अच्छा ही, बुक को हम कम से कम नहीं तो 3-4 बार कर लें, और उसमें से क्वेश्चन भी बहुत ऐसे हैं जो अब तक आए हैं उसमें। आर्यन में आपको सब तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एग्जाम में आते सर हैं। आती है भी नहीं है, और उसके बाद ये भी है कि हमारे टाइम के हिसाब से है वो। मान लो अगर हमें 2 महीने में पूरा करना है तो 2 महीने में हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी तरह से इतनी पूरी हो जाएगी कि 3 बार कर लोगे आप उससे। तभी प्रैक्टिस हो पाती है, ऐसा नहीं है कि लगातार केवल एक बुक पकड़ ली और उसी पे पता चला कि वो पूरे 6 महीने पूरे हो जाए उसी पे। तो ट्राई करके देखो, एक ही बार में वो ऐसी बुक है जिसको एक बार अच्छी तरह से प्रयास करोगे, उसमें सॉल्यूशन भी ठीक है पीछे जो मिल जाते हैं, अगर कोई समस्या आती है तो उनका सहारा लो। रीजनिंग बेटा सर रीजनिंग किस टाइप की आती है, हार्ड आती है या कैसी आती है, मॉडरेट आती है या फिर इजी आती है, ये पूछ रहे हैं बच्चे। हाँ यूपीएससी में, हम्म। अधिकतर यूपीएससी में यूपीएससी हार्ड। के हमारे पास जितने भी बच्चे हैं सर वो अधिकतर यूपीएससी के हैं, कुछ सीईटी के भी हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे यूपीएससी के ही ज्यादातर हमें बच्चे जो है मिलते हैं। यूपीएससी में जो रीजनिंग आती है उसका लेवल थोड़ा सा हार्ड है यूपीएससी का, लेकिन पीसीएस का ज्यादा हार्ड नहीं है। पीसीएस के लिए तो आप घबराओ मत कहीं भी, वो अरिहंत ही बहुत है उसके लिए। लेकिन यही है, आपको 2-3 बार करनी पड़ेगी, कुछ चैप्टर है जिनके लिए आप दूसरी बुकों का सहारा ले सकते हैं। यूपीएससी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सभी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस जरूरी है रीजनिंग के लिए, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन सोचने लायक आते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस ज्यादा करना पड़ता क्वेश्चन जिन पे हमें विचार करना है, वो जो क्वेश्चन होते हैं, देखो उसके लिए तो आपको अलग से, मान लो पहेली है अगर वो आपको पढ़नी है तो उसको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। है। बिल्कुल सर। और जो अगर है आपको बहुत ज्यादा जानना है तो बैंकिंग वाली रीजनिंग का कारण। हाँ थोड़ा सा उसमें पजल्स आजकल आने लग गई, क्योंकि सीसेट को क्वालिफाई करने के बाद सीसेट को बड़ा कठिन बनाया गया है, आप तो जानते आर्यंत के होंगे। साथ में आप कोई भी ऐसी बुक जोड़ लो जो बैंकिंग से जुड़ी है, हमारे एक नहीं तो मित्र कुछ। हमारे एक मित्र थे, आप जानते होंगे, दुर्गेश शुक्ला। हाँ हाँ बिल्कुल। शुक्ला जी के 102 नंबर आए जीके में, लेकिन जीएस में पेपर फर्स्ट में, लेकिन पेपर सेकंड में ओनली 0.75 नंबर से उनका सिलेक्शन रह गया, वो 66 नंबर नहीं ला पाए सीसेट में। कठिन पेपर था इस बार का थोड़ा सा सीसेट का। जैसे ये समस्या बहुत लोगों के साथ जुड़ी है। प्यारे बच्चों, ये क्या आप सबको एक बात बताता हूं मैं, सतीश सर हम दोनों ने बहुत पढ़ाया है, लेकिन हमने 7 से विभाज्यता वाले नियम वाले क्वेश्चन बहुत ही कम कराए होंगे, और यूपीएससी ने 7 जो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन थे, जो 7 से जहां डिवाइड होता था, उस क्वेश्चन को यूपीएससी ने डाला पिछली बार। कितनी बड़ी बात है, क्यों सतीश सर गलत तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल 7 से विभाज्यता वाला हम पढ़ाते ही नहीं है। खासते विवादिता का पढ़ाते नहीं है, और कुछ और भी है। अगर बच्चे बहुत से आज के टाइम में क्या है, थोड़ा सा सिस्टम ऐसा बढ़ा दिया गया है कि वो देख के चल रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से उठाना चाहिए। हाँ भाई ये तो पता चल गया है सबको कि क्वेश्चन जनरल आते हैं, उनको सब रट लेते हैं, लेकिन आप उनके विचार इजी हो, लेकिन ये है कि कहीं दूसरी जगह से उठाने पड़े।
जिनका यूज टीचर न कर पा रहे हो, वो बच्चा खुद ही पढ़ के आया हो क्लास में। अच्छा तो बेटा, ऐसे और क्वेश्चन किसी के कोई प्रश्न है सर से? कोई प्रश्न? सतीश सर, आपसे अगर हम अनुरोध करें कि हमारी 1-2 क्लासेस लेंगे वीक में, तो आप तैयार हैं? वर्तमान में देखो, मैं आपको बताऊं, एक तो ये है कि काम बहुत है क्षेत्र में, पूरी तहसील की जिम्मेदारी है मेरे पास में। पर डे तो नहीं, टाइम नहीं पर मिल डे नहीं, सकता, लेकिन वीक में 1 दिन या मंथ में 3-4 दिन। हाँ देखो, प्रयास करते हैं, हम आपको फिर बता देंगे, वो आपसे पर्सनल बात करेंगे। और और जब भी आप वृंदावन हिसार पहुंचे तो बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा इसी आपकी तरफ से। और बेटा, और कोई क्वेश्चन सर ने तैयारी के दौरान, सर की जॉब प्रोफाइल पे कोई क्वेश्चन हो कि सर क्या जॉब करते हैं, कैसे क्या क्या जिम्मेदारी होती है, और कैसा लगा उन्हें जब सरकारी नौकरी उनको मिली तो उनके हाँ जीवन में? सर, आप अपना इंट्रो तो दो। इंट्रो हालांकि तो ये रोहित सर ही बता देंगे जितना भी है, और बाकी अगर इंट्रो पूछने लग जाओ आप तो देखो आपके लिए फायदेमंद होगा। हालांकि मेरा इंट्रो टाइम लेने वाला है और भविष्य में उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत लाभदायक है जो ये समझते हैं कि मेरे सामने बड़ी समस्याएं हैं, इनसे मैं घिरा हुआ हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पिताजी मेरी हेल्प नहीं करते, मेरी मम्मी हेल्प नहीं करती हैं। तो बहुत सारी समस्या ऐसी होती हैं कि अगर इनके बारे में अगर मैं, हालांकि रोहित सर को पूरी तरह से भी नहीं पता, लेकिन मैं बता सकता हूँ अगर जरूरत पड़ेगी उस टाइम। प्रेजेंट में मैं आपको ये बताऊंगा, केवल मैं यहाँ इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ और एक तहसील है फिलहाल मेरे पास में। हालांकि जिम्मेदारी तो मुझे यहाँ 2 तहसीलों की दी जा रही, लेकिन कमी है। और जॉब में क्या है, जॉब मैं बताऊँ, गाँव मेरा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपको बताऊँ, और वहीं का मैं रहने वाला हूँ पर्सनल। तो अराउंड जो कहते हैं बहुत से लोग, जैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे, लेकिन हाँ एक इच्छा थी। जैसे मैं पहली या दूसरी क्लास में जब पढ़ रहा था तो लोग जैसे कहने लग जाता है ना कि हाँ वो लड़का ठीक है पढ़ने में, तो ऐसी चीज चलती है। तो मुझे किसी ने बीच में नाम बता दिया था अचानक ही, तो बोले ये तो यहाँ पढ़ा है, ये तो वो आईएएस की तैयारी के लायक है। हम बोले यार ये होता क्या है इसकी तैयारी, तो किसी ने बताया, अरे यार उससे डीएम बनते। लेकिन उसके बाद में ये समय पढ़ाई चलती भी रही और हमारे विचार में ये था नहीं कि वो हमें तैयारी करनी है फिर भी, क्योंकि इतनी रुचि नहीं थी कि हमें डीएम बनना है, क्योंकि विचार ही नहीं थे इतने लंबे और समस्या हमारे सामने इतनी बड़ी थी कि हम ये आपको पूरी तरह से यहाँ बता भी नहीं सकते। लेकिन हाँ रहा टाइम, हम बढ़ते रहे और 9th-10th को हमने पार किया और उसके बाद में बहुत सारी समस्या ऐसी आई कि हमने 10th से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बच्चों को, और बच्चों को पढ़ाना कि अपना भविष्य और फिर उनका भविष्य दोनों देखना शुरू किया। तो विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया मैंने, और उसके बाद में विद्यालय के बाद में हुआ क्या कि मेरा इसमें इंजीनियरिंग में भी नंबर आ चुका था, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग कर ली। तब उसके बाद में 2016 में आके मेरी मुलाकात रोहित सर से हो गई, तो इन्होंने मुझे अपने साथ में ले लिया और अपने साथ में लेकर के, और इन्होंने इनकी हेल्प पूरी रही मेरे साथ में, क्योंकि इन्होंने साथ में रखने से ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो मैं अपनी डिग्री देते चुका, क्योंकि घर वाले ये कह देते हैं कि ये कुछ नहीं करेंगे। उस स्थिति में आदमी ये सोचता है कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा क्या, और ये चीज मेरे भी दिमाग में आ रही थी कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ कर ना पाऊँ। वो चीज मेरी, हालांकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, थिंक की खराब थी। मैंने इनकी बात मानी और इनके बात मानने से मैंने प्रयास किया। तो प्रयास करने पे ज्यादा तो कुछ नहीं है, पहले दोनों इंटरव्यू तक पहुंचा था, पहली बार में मैं फर्स्ट और सेकंड में, और तीसरी बार में मैं बिल्कुल फाइनल हो गया, और फाइनल मुझे फिर सिलेक्शन मिल भी गया। और हमारी दोस्ती इसीलिए कामयाबी में रही है कि इन्होंने जो सजेशन दिए इनकी मैंने बात मानी। ये और चेतन से, ये दोनों व्यक्ति ऐसे रहे कि इन्होंने हमें खुलकर जीने का मौका दिया। होता क्या है कि हमें खुशी की लहर ये लगने लगी कि अगर हम इनके साथ भी रहते तो भी खुश रहेंगे। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, नौकरी लगेगी या न लगेगी, लेकिन इनके साथ रह के हमें खुशी जरूर मिली। लेकिन इसके साथ ही हमें ये और मिल गया कि जो हमारी पढ़ाई थी, जो जो कमजोरियां थी, ये आईएएस की तैयारी करके आए तो कुछ सहयोग इनका मिला,
हमारा मैथ रीजनिंग पहले से ठीक ही था, उसको और थोड़ा सा सही कर लिया इनके कहने पे, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाने थे तो थोड़ा लोड खुद के ऊपर आया। तो जब खुद के ऊपर लोड आता है तो देखो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले एक लोड तो जरूर लेके आओ कि भाई हमें कुछ करना है। अगर ये चीज हम लेके नहीं आते कि हमें कुछ करना है, तो इसका मतलब हम कुछ करेंगे ही कब। उसके लिए भी ये लेके आओ कि हमें 1 साल भी करना है कि 2 में करना है, कि विचार में होना चाहिए। जैसे बहुत से व्यक्ति सोचते हैं बोले अरे यार अभी तो 8 साल पड़ी है, अभी तो 6 साल पड़ी है। तो और जैसा आदमी सोचता है फिर वैसा ही बन जाता है। अगर कोई 8 साल की सोचेगा तो वो 8 ही साल में हो सकता है न कर पाए। बिल्कुल 6 सही की है। सोच ले कि हाँ मुझे तो 1 ही साल में पार होना है या 1.5 में। हाँ ये नहीं कह सकता कि किसी ने सोच लिया कि मुझे तो हाँ 2 महीने में ही पार होना है, तो 2 महीने में तो यूपीएससी नहीं होता कभी भी, या 2.5 महीने में कभी नहीं होता। ये तो खैर कहना ही बेकार हो जाता है कि उसने 3 महीने में तैयारी करके भाई ये अफसर हो गया। समय चाहिए आपको, कम से कम नहीं तो मिनिमम 1.5-2 साल का जो सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा टाइम लगा करके। हाँ इतना हो जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति 3 साल में पूरा कर रहा है किसी सिलेबस को, आप 2 में कर सकते हो, 1.5 में कर सकते हो, या लास्ट 12 महीने में खींच सकते हो पूरा मिला करके। मान लो आप अच्छी तरह से पढ़ने वाले हो, आप टाइम दे रहे हो, 12 घंटा दे रहा है, कोई 18 घंटा। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई 18 घंटा लगातार रोज पढ़ता हो। टाइम तो 6-7 घंटा पढ़ना बहुत होता है कोचिंग के बाद में। लेकिन ये नहीं है कि कोचिंग को मिला लो, 5 घंटा तो कोचिंग में पढ़ाई हो जाती है। उसके बाद में 6-7 घंटा हमें देने चाहिए, और 6-7 घंटा उस टाइम से देने चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको याद करना है तो आपको भी पता है कि कब याद करना है, कभी ये सोचते हो कब याद करना है। नोट्स तो बनाओ, दिन में बना लो, शाम को बना लो, लेकिन याद करने का तो ये समझो कि जब जग जाओ तो उसके बाद में सबसे पहले याद करना शुरू कर दो। कि होता क्या है कि फ्री माइंड होता है उस समय, आपके दिमाग में जो भी चीज और वो मेमोरी में इतना अच्छा फीड हो जाता है मॉर्निंग का याद किया हुआ कि आदमी इतनी जल्दी भूलता नहीं है। सबसे बड़ा फायदा तो एक सीखा। सतीश सर, एक बात ये होती है कि जैसे आजकल टाइमिंग का और एक्यूरेसी का महत्व बहुत बढ़ गया है। जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो मैं इनको यही सलाह देता हूँ, मैंने कहा आप घड़ी लेकर क्वेश्चंस को, सवाल को सोल्व करा करो। ऐसा नहीं कि एक सवाल के पीछे 1 घंटे पड़ गए, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जैसे 10 क्वेश्चन है उसे 5 मिनट में सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ इसी चीज को लेकर के कि सन 2006 की बात है। हाँ हाँ बेटा पूछो। 2000 आवाज के लिए दोबारा पूछो बेटा। हाँ आ रही है, आ रही है। आवाज बोलिए। अब आए आ रही, आ रही, आ रही है। आ रही है। कई बार लिखना जब आप बोलते हो तभी आवाज बफर हो जाती है। दोबारा बोलो बेटा। हाँ आ रही, आ रही है। हाँ बोलिए। सर जैसे कि अपन लेट नाइट तक स्टडी करते हैं ना, तो वो मोस्टली रात को भी माइंड में चलता ही रहता है। जैसे कि सपने में क्या स्टडी कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो वो सुबह माइंड फ्रेश ही नहीं होता सर। वो सुबह ऐसे लगता है कि अभी तो पढ़ा था, जस्ट अभी वही टॉपिक कर रहे थे। नहीं देखो अब नहीं इन होता दोनों, है सर, पता नहीं। नहीं देखो ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई चीज हमें सपने में आ रही है तो सपने में आने पे उसको हम अगर दोबारा और देख ले तो और ज्यादा बढ़िया है। होता क्या है, मान लो हमको अगर आप तो वो उस समय आपने पढ़ी है और जब सोने लग गए तो सोने लगने पर आप उसे दोहरा रहे हो और अपने आप दिमाग में आ रही है मान लो। अगर दोहराने पे कमी वहां ये होती है कि तुम आलस कर जाते देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि हो। जैसे आलस नहीं करना, अगर बैठो उसको पहले देखो। आप लोग जो बोल रहे हो ना कि रात में हम सो के पढ़ते हैं, तो एक बार प्लीज रात में सोने से पहले 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह से नील होकर सोचा करो और अपनी सांस को केंद्रित करो। यानी कि मेडिटेशन कहते हैं इसको, एक हल्का सा मेडिटेशन क्या करो। आप डायरेक्ट सो जाओगे ना पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा वो दिमाग में जो है केमिकल लोचा वर्ड है ना वो चलता रहेगा। वो आपके जो है दिमाग में बातें चलती रहेगी। थोड़ा सा मेडिटेशन का यूज करो यहाँ पर। यानी कि अपने आप को शांत करो। अपने जो दिमाग में जो आपने जो पढ़ा था उसे पढ़ने के बाद 5-10 मिनट आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे तो उसमें बहुत फायदा मिलेगा आपको। और पूरे दिन भर सोचा करो कि दिन भर क्या किया था आपने, सुबह से उठ के आपने क्या किया। तो इससे थोड़ा सा आपको क्या है, अपने अंदर कमियां भी नजर आएगी
और अपने अंदर आपको जो है बेनिफिट्स भी नजर नजर आएंगे, पॉजिटिव्स भी उस दिन के, प्रोस और कॉन्स और दोनों निकलेंगे आपके यहाँ से। तो इस बात को थोड़ा सोचो और थोड़ा सा मेडिटेशन पे ध्यान दो। ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं बीटेक में था सतीश सर, तो मैं क्या करता था कि मैथमेटिक्स में, न्यूमेरिकल में मैथमेटिक्स बहुत क्या करता था और न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाला करता था। तो रात भर ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ी खोज में पहुंच चुका हूँ, लेकिन सुबह सर भारी हो जाता था बिल्कुल। तो मुझे बाद में यही सलाह दी कि जैसे रात में सो तो एकदम से पढ़ के मत सो, थोड़ा सा 5-10 मिनट किसी के साथ बात कर लो, घूम लो, या थोड़ा सा क्या है कुछ गाने वाने स्विंग आपका जो म्यूजिक वगैरह है उसे सुन लीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन आपको सीखना पड़ेगा, उससे से आपका दिमाग कंट्रोल रहेगा। क्योंकि हम जब बहुत पढ़ते हैं, प्रेशर लेके पढ़ते हैं ना, तो ये दिमाग जो हमारा है ना, ये हमेशा एक्टिव रहता है। इसको थोड़ा सा शांत करना पड़ता है, थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करना पड़ता है। समस्या नहीं है पढ़ने को, अगर आपको लग रहा है कि हाँ शाम का टाइम है और आप शाम को पढ़ सकते हैं। सुबह का तो आपको इसीलिए बताया गया है कि अगर आप सुबह 4 बजे या 3 बजे जब नींद पूरी हो जाए, एक तो नींद लेना तो पूरी जरूरी है, अगर आपने नींद पूरी नहीं की है तो समझो पढ़ने में तो समस्या रहेगी। यहाँ हिसार ना में तो इतनी सुबह सर्दी याद होगा। पड़ती है कि 3-4 बजे तो उठने की सोच ही नहीं सकते। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि 4 बजे नहीं उठ सकते, खैर वो आपकी और हमारी समस्या अलग रही। देखो ये है कि अगर उठते हैं वास्तव में, हाँ, मान लो शाम को अगर जल्दी सो गए हैं तो सुबह उठ जाओगे, ऐसी वो समस्या तो नहीं है। खैर अगर शाम को साइक्लिक। इसी अगर आप सो रहे हो, मान लो शाम को अगर आप 1 बजे सो रहे हो तो सुबह का मतलब ही नहीं, 8 बजे से पहले आप जगोगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इसीलिए दोनों सिस्टम, बिल्कुल। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने कभी रात में पढ़ाई नहीं हाँ, ये आपने आपको भी नहीं की, पता होगा, कभी आपने रात नहीं में की, पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। बिल्कुल नहीं की। इसके लेकिन अलावा मैंने सर ये, ने, बेटा आपको बता दूं मैं, एसएससी में जो जूनियर इंजीनियर होता है उस तक का इंटरव्यू सर ने जो है दिया हुआ है। और बहुत अच्छा पेपर होता है, 3 टीयर में पेपर होता है वो। तो हमारे टोटल मेंस होते हैं उसमें, हाँ, प्री और मेंस। मेंस के 3 पेपर होते हैं, ये है। हाँ, 3 स्टेज पे 3 पेपर होते हैं, तीनों पेपर इन्होंने दिए थे सर ने। तो एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा, और एक बहुत अच्छी बात क्या है कि इन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया हमारे सामने कि हाँ, मैं सतीश चंद्र जो है वास्तव में, या तो सतीश चंद्र मिडिवल इंडिया वाले हैं, जो मिडिवल मध्यकालीन इतिहास की बुक जिन्होंने लिखी है, या फिर हमारे सामने बैठे हैं। ये अब हमारे आदर्श बन चुके हैं, रोल मॉडल बन चुके हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अब ये। और प्रीलिम्स में जीके के क्वेश्चन भी आते हैं। बेटा प्रीलिम्स में जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट। तो और कोई क्वेश्चन है बेटा किसी का? इसका ही होता है, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं, हम्म। पीसीएस जो होता है वो केवल एक ही नहीं है, स्टेट वाइज होता है। हम्म। और जैसे यूपी पीसीएस है तो आपके वो आईएएस से मिलता जुलता है और जो उस टाइप से है। लेकिन मान लो अगर आप बीपीएससी दे रहे हो, अभी चल रहा है, आप में से फॉर्म डाल सकते हैं जो डालना चाहें। बिहार पीसीएस का है तो मान लो से एक ही पेपर है, उसमें जीएस भी होगा, उसी में मैथ होगा, उसी में रीजनिंग के जो क्वेश्चन एक आध डालने हैं वो मिल जाएंगे, तो सब मिला करके एमपीपीसीएस होता है। एमपीपीसीएस का अलग अलग होता है, जैसे कई लेकिन पीसीएस का हाँ, पैटर्न अलग ये अलग है है बेटा। कि जो व्यक्ति यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है ठीक ठाक तरीके से, तो या एमपीपीसीएस की कर रहा है, तो बाकी के सारे पीसीएस में वो बड़ी अच्छी तरह से एग्जाम दे सकता है, वहाँ के जीएस को छोड़ करके। वहाँ की जीएस तो अलग से पढ़नी पड़ेगी। हरियाणा में भी एक लेकिन ही पेपर है सर प्रीलिम्स में। हाँ हाँ, तो तो एक ही दो पेपर है पेपर तो है, वो दो वहाँ पेपर ज्यादा है सुविधा शायद। तभी मिलेगी जब हम दोनों की तैयारी करें, यूपीएससी लेवल की करेंगे। ऐसा नहीं है केवल हरियाणा को ही पकड़ लिया हमने डायरेक्ट, तो पता चला यूपी पीसीएस में कुछ कर ही नहीं पाओ आप। नहीं नहीं, वो सब इनको मैं परफेक्ट कर दूंगा। इनको बिहार यूपी सब जगह का मैं जो है इनको तैयारी वैसी करा रहा हूँ कि ताकि ये कहीं का भी पीसीएस दें तो इनका एक नॉलेज बढ़े और ये बूस्ट कर सके अपने परफॉर्मेंस को। क्योंकि हरियाणा वाले यूपी को टॉप कर जाते हैं कभी कभी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे तो हो आप। उसका मैटर यही रहता है कि आप यूपी, अगर यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे तैयारी मैंने देखा है जो दिल्ली में तैयारी करते हैं, तो उनका मकसद एक ही रहता है, या तो यूपीएससी या यूपी पीसीएस। बिल्कुल सही। और बेटा कोई क्वेश्चन है किसी के मन में? कुमकुम, बाकी के पीसीएस का कोई नाम लेता नहीं है कहीं भी। कुमकुम, यश, बाकी के, हेलो, वाशु, किसी के क्वेश्चन है बेटा? मनस्वी वगैरह कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? मनस्वी, आप एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते, तीनों दिन आए हो, प्रश्न एक भी नहीं पूछते, मैसेज ही डाल दिया करो। प्रिया, क्या कहते हैं, अंजलि, कोई क्वेश्चन है बेटा?
अंजलि शर्मा, अंकित, कोई क्वेश्चन बेटा आप पूछना चाहते हो? इसमें वृंदावन के भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं सर, और कुछ गर्ल्स हैं कॉलेज की, जो हिसार में हमारा, जहाँ पर हमारा कभी सेंटर चल रहा है जेटीसी का। और बहुत अच्छे मेहनती बच्चे हैं सारे के सारे, और अच्छा मुझे लग रहा है कि ये रोजाना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप जैसे लोगों को ये प्रेरित कर देंगे, मोटिवेट, कि आप इनकी क्लासेस लें। नहीं, बाहर वाले अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा वाले तैयारी कर रहे हैं, तो देखो नंबर 1 है हरियाणा, सब जगह हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीसीएस या आईएएस में नहीं हो सकता है, केवल प्रयास करें वो अच्छी तरह से नंबर 1 हो सकते हैं। मेरा मित्र, बस ये है कि एक मेरे मित्र भी इसमें, परम मित्र भी जुड़े हुए हैं, विजय, जो अभी सरकारी टीचर बने हैं, उनकी भी एक दिन यहाँ पर गाइडेंस हम लेंगे। अभी हाल ही में उनका सरकारी टीचर में सिलेक्शन हुआ है रीट में, और जो है बहुत ही बढ़िया संघर्ष रहा है उनका भी, सतीश सर। तो बेटा और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बताओ, वरना फिर सेशन को हम जो है क्लोज करें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर, और अभी अभी आपकी शादी हुई है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवजीवन की। और हाँ, देखो आपके लिए ये बहुत धन्यवाद कि आप शादी में टाइम से बिल्कुल। पहुंचे। दूसरा, आपकी क्या शादी भी इतनी जल्दी नहीं होती फिर। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है बेटा, तो इस सेशन को अब हम जो है क्लोज करते हैं। ओके, नमस्कार सर, जय हिंद, गुड नाइट। ठीक है जी, नमस्कार जी, नमस्कार सर। ठीक है, थैंक यू। for precious time. Thank you, sir. ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक है, गुड नाइट सभी के लिए। हाँ बेटा, कुछ पूछना है अंकित? मैं बोल रहा था। हाँ, अच्छा ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट।